जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम उपस्थित हैं आपके इस सप्ताह के जीव विज्ञान के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इमिशन यानी कि उत्सर्जन। हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यानी नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, वो कैसा दिखता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ब्रिक की संरचना। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये लेके आता है। हमारा यानी चैप्टर 4 में उत्सर्जन में इमिशन में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ किडनी यानी ब्रिक के कार्य। ब्रिक के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। काय हंस रहा है रे? ए बकलोलवा, उठ, उठो। काय हंस रहा है? बैठ जाओ, हंसना मना है बाबू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक यानी ब्रिक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले हम जान लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि किडनी जो होता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इमिशन के लिए या बेकार पदार्थों को कहा जाए कि बाहर निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारा जो किडनी होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है यानी कोई भी ब्रिक मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जन के लिए 3 चरणों में संपन्न करता है। यानी कोई किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो उसका कार्य होता है मेक अ यूरिन एंड एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंसेस एग्जिटेड। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है मूत्र निर्माण का होता है या उत्सर्जन का होता है। जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा किडनी यानी ब्रिक। काहे हंस रहा है रे? कोई दिक्कत है बबुआ? उठो, क्या कोई प्रॉब्लम है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। बोले ना, नहीं मजबूर मत करो कि डंडा निकालना पड़े। तो हमारा ब्रिक का मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य होता है कि ये हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ, बेकार सब्सटेंसेस होते हैं जो हम खाते हैं, जब हम खाते हैं तो खाने के बाद वो क्या होता है? उनका पाचन होता है और पाचन होने के बाद जो हमारे आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो तो हमारे शरीर द्वारा ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बेकार पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, उनको क्या करता है? ब्रिक जो होता है वो उसे यूरिन बना देता है, दैट मीन्स मूत्र बना देता है। और उत्सर्जन का कार्य जो है वो ब्रिक के द्वारा ही करवाया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ किडनी। ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। यूरिन फॉर्मेशन एंड द एक्सक्रिएशन बाय किडनी इज ए कंप्लीटेड इन द फ्लोइंग 3 पार्ट्स। ये 3 चरणों में, 3 भागों में ये क्रियाएं होती है। पहला हमारा होता है ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण यानी ट्यूबुलर रेब्जॉर्प्शन। और तीसरा होता है ट्यूबुलर श्रवण यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये हमारे 3 चरण होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसके द्वारा किडनी जो है अलग अलग भागों में किस प्रकार से कौन सी क्रिया करके, कौन सा एक्शन करके ये जो यूरिन मेक करता है या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना पहला इसमें का टॉपिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे।
चलिए हम लोग बात करेंगे अपने ब्रिक के कार्य के पहले टॉपिक के बारे में, दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कौन कौन सी ऐसी कार्य होती हैं, इसमें कौन कौन चीज़ों को फिल्ट्रेट किया जाता है और किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है, इसके बारे में समझेंगे। नहीं सुधरेगा रे तुम, क्या हुआ है तुमको आज? आ जाए हम, डिस्टर्ब करके रखता है गधा कहीं का। तो चलिए देखिए, अब चर्चा करेंगे हम अपने पहले टॉपिक की। हमारा पहला जो टॉपिक है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है? तो देखिए ग्लोमेरुलर जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है एक छन्ने की तरह काम करता है। आप लोग चाय छन्नी देखे होंगे, वो क्या करता है उसी तरह जैसे चाय छन्नी कार्य करती है कि जो भी बड़े पदार्थ होते हैं उनको छानने का कार्य करती है। उससे द्रव क्या होता है कि छनकर अलग हो जाता है और जो उसमें ठोस पदार्थ रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो छन्ने की तरह कार्य करता है। इसमें दो प्रकार की नालिका होती है, एक को अभिवाही नालिका, दूसरे को अपवाही नालिका कहा जाता है। पहले को अभिवाही, दूसरे को अपवाही, यानी एफरेंट एरिटोरियल एंड दूसरा होता है इफरेंट एरिटोरियल, यानी अभिवाही नालिका और अपवाही नालिका। उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली नालिका अभिवाही होती है उसका व्यास जो होता है अपवाही नालिका से अधिक होता है। दैट मीन्स द डायमीटर ऑफ एफरेंट एरिटोरियल इज द ग्रेटर देन इफरेंट एरिटोरियल, यानी अभिवाही नालिका का जो व्यास होता है वो अपवाही नालिका से अधिक होता है, ग्रेटर देन होता है। अब देखिए होता क्या है, रक्त के साथ हमारा ब्लड जो होता है ये सबसे बड़ा कारण है फिल्ट्रेशन का। ब्लडवा कहता है ना कि लायक नहीं खलनायक हूं मैं, गाना सुना होगा सबने, हंस रहा है। वो तो बढ़िया है कि तुम लोग का वॉइसवा म्यूटेशन में लगा कर रखते हैं, नहीं तू सब पढ़ाने नहीं देगा। रक्त के साथ बहुत कुछ आता है। रक्त जब चलता है तो अपने साथ बहुत चीजों को लेकर चलता है। ब्लड जो है अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर चलता है, जिसमें यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, अम्ल हो गए, यूरिक हो गया, ये सब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को लेकर अपने साथ दौड़ते रहता है हमारी बॉडी में। रक्त जब आता है अभिवाही नालिका में प्रवेश करता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे ही अभिवाही नालिका से वो गुजरता है फिर अपवाही में जाता है तो उसका व्यास कम होने के कारण रक्त पर प्रेशर बनने लगता है। देखिए पहले नालिका जो है वो मोटी है, तो मोटी नालिका में पानी यदि जाएगा कम मात्रा में तो उसका उतना प्रेशर नहीं रहेगा, उस पर दबाव नहीं डलेगा। लेकिन जैसे ही नालिका पतली हो जाएगी, उसका व्यास कम हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल एरिया कम हो जाएगा, तो ब्लड पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है और उसके बाद ये सब जो चीजें होती हैं वो छनती हैं। क्या होती हैं? छनती हैं। किससे? ग्लोमेरुलस से। मैंने पहले ही बताया ग्लोमेरुलस क्या है, एक छन्ना है, छन्ने की तरह काम करता है, वो छानने का काम करता है। इसकी ऊपरी नालिका में जैसे ही रक्त सब चीजों को लेकर, यूरिया, अम्ल, प्रोटीन, ग्लूकोज आदि को लेकर जैसे ही प्रवेश करती है तो उसका जो व्यास होता है वो अधिक होता है। आगे जब जाती है अपवाही धमनिका में, अपवाही नालिका में जाती है, इफरेंट टेरिटोरियल में जाती है, तो वहां पर उसका प्रेस जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से रक्त पर क्या होता है, रक्त पर क्या हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, दबाव बन जाता है। उसके बाद बोमेन संपुट की पतली दीवारों से होकर इनका छनाई चालू हो जाता है और जो ये छनाई होती है उच्च प्रेशर पे होती है, उच्च दबाव पे होती है, इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। पहली बार अभिवाही नालिका में छनाई होती है जो बोमेन संपुट की पतली दीवारों द्वारा होती है, दूसरी बार अपवाही नालिका के द्वारा हाई प्रेशर पे इसकी छनाई होती है, जिसकी वजह से इसे फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चुप रहो। हमारा पहला जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है ब्रिक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ किडनी। लेकिन इसमें पहला जो है हमारा 3 चरणों में 3 भागों में ब्रिक के कार्य संपन्न होते हैं। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास लगभग अपवाही धमनिका से अधिक होता है। मैंने क्या बताया, इसमें 2 नालिकाएं होती हैं, अभिवाही और अपवाही, एफरेंट एरिटोरियल एंड द इफरेंट एरिटोरियल। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन आदि ग्लोमेरुलस में लाती हैं। ये क्या करती हैं, रक्त हमारा जो है वो सबको अपने साथ लेके चलता है। मैं भी चल रहा हूं, तू भी चल, चले कि यारवा बाबा ध्यान। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर ब्रिक नालिका में चले जाते हैं। अब देखिए पहला जो फिल्ट्रेशन यही हो जाता है, किससे, हमारा बोमेन कैप्सूल जो है उसकी जो थिन लेयर वाली वाल है यानी पतली दीवार है, उसी से इसकी छनाई होती है। उसके बाद ये पहुंचता है हमारे इफरेंट एरिटोरियल यानी अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, यानी प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसके फलस्वरूप छन्ने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज तथा अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट के लिए अपरागम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी भाषा में फिर से मैं आपको समझाता हूं। हम एक चाय, ग्लोमेरुलस नाम का एक चाय छन्नी है, हमने बनाया चाय। चाय दैट मीन्स ब्लड, रक्त। हमने क्या किया, छानना चालू किया, लेकिन छन्नी में एक ही बार में छन जाता है। इसमें क्या है, 2 लेयर है, एक ऊपर एक मान के चलो नीचे। रक्त को जैसे ही गिराते हैं तो इसके साथ यूरिक अम्ल जो भी रहते हैं इसके साथ गिरते हुए आते हैं कहां, दूसरे लेयर पे। पहला लेयर छनता है बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट की पतलो दीवारों से छनकर दूसरे लेयर पे आता है, दूसरी सतह पे आता है। दूसरी सतह का जो स्थान है, जो जगह है, वो कम होने के कारण वहां पर प्रेशर रक्त का बन जाता है। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है और उस पे उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। उस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि प्रोटीन, ग्लूकोज जो भी है सबको वहां पे छाना जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जो रक्त के साथ सम्मिलित रहते हैं सबको छानने की क्रिया यहां होती है और इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार लिखेंगे। इसमें जो जगह था मैंने लिखा है, द ग्लोमेरुलस एक्ट्स लाइक ए फिल्टर, ये छन्ने का काम करता है। द एफरेंट एरिटोरियल विच हैज ए डायमीटर ग्रेटर देन द इफरेंट एरिटोरियल। अब आगे पढ़ेंगे, यानी ब्रिंग्स, ये क्या लाते हैं, यानी ग्लोमेरुलस एक छन्ना है, छन्ने की तरह कार्य करता है। इसमें एक अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। तो इसको लिखिए फटाफट, लिखने के बाद आगे फिर चलते हैं हम इंग्लिश के थ्योरी पर। चुप हो जा रे।
चलिए जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वी टॉक अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन brings urea, uric acid, water, glucose, salts, protein, etc. along with the blood to the glomerulus. Go to due the decrease in the diameter of the efferent arteriole, the pressure on the blood in the glomerulus in increase. As a result of which of the filtration process take place at the high pressure. Filtration under high pressure is called ultrafiltration. All the salts, glucose and other substances are also filtered along with the plasma. Cells and plasma proteins are impermeable to the wall of Bowman's capsule. This filtrate is called glomerular filtration. कुल मिला के कहा जाए तो हमारे रक्त में जो भी ऑल सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिल्टर जहां पे किया जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा, द ऑल substances in blood as a urea, uric acid, proteins, glucose, water, all are filtered by glomerulus is called a glomerular filtration. सीधी सीधी भाषा में ये आपका आंसर है। अब देखिए ये लॉन्ग लिखवाने का कारण क्या है। लॉन्ग लिखवाने का कारण क्या है कि जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने भाषा में इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो आप अपने भाषा में उसे लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम दोनों अगले भागों पर। चलिए अब बात करेंगे हम ब्रिक के कार्य के हमारे दूसरे चरण के बारे में। ए सरली क्या हो गया? तो उठा लो ना कॉलम। इधर उधर मुंडी हिला रही है सूर्य कुमार यादव के 360 डिग्री शॉट की तरह। बेवकूफ लड़की। हाँ, दूसरे भाग की बात करते हैं हम लोग। तो हमारा जो दूसरा भाग है वो है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। हमारे नाम में ही छुपा हुआ है पुनर्वशोषण, यानी जो हमारे फिल्ट्रेट होकर आने वाला जो रक्त है फिर से जब चलता है तो फिर से उसका शोषण किया जाता है। किनके द्वारा? सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा। होता क्या है कि ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन के बाद जब रक्त आगे चलता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो पदार्थ आगे चलता है, छना हुआ पदार्थ, तो वो अब नालिकाओं द्वारा होकर गुजरता है। वो क्या होता है? ट्यूबल्स द्वारा होकर गुजरता है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाओं को जिन आवश्यक पदार्थों की जरूरत होती है वो उन्हें खींच लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, और जिनकी जरूरत नहीं होती है वो उन्हें छोड़ देती हैं, वेस्ट पदार्थों को वो छोड़ देती हैं। साधारणतः या नॉर्मली कहा जाए तो ग्लूकोज तथा जल का अधिक से अधिक शोषण एब्जॉर्प्शन किया जाता है और वेस्ट पदार्थों को छोड़ दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर हमारे दूसरे चरण में ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में होता ऐसा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नालिकाओं से जब गुजरने लगता है तो उस समय कोशिकाओं को जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो उसे खींच लेते हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है छोड़ देते हैं। साधारणतः कहा जाए तो सबसे ज्यादा वहां पर अवशोषण या पुनर्वशोषण ग्लूकोज तथा अधिक मात्रा में जल का किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर छोड़ दिया जाता है। एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं।
ट्यूबुलर पुनर्वशोषण यानी ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नालिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती हैं जिनकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती हैं उन्हें छोड़ देती हैं। साधारणतया सारा ग्लूकोज पुनः शोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तथा जल की अधिक मात्रा का शोषण तथा उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। यानी सेकेंड स्टेप में जो हमारा पहला फिल्ट्रेशन आता है वो अब ट्यूबवेल से गुजरता है। गुजरने के बाद क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो उन्हें लगता है कि ये वेस्ट है उसे छोड़ देती हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ग्लूकोज तथा जल का एब्जॉर्प्शन होता है। वी टॉक अबाउट ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाउ passes through the tubes at the same time at the cells absorb substances that are needed and the release those that are not needed. Normally all the glucose is reabsorbed and the excess amount of water to also absorbed any waste product are exceded. यानी जो उनकी जरूरत होती है, जो नीड होती है, वो उन्हें अवशोषित कर लेती है। यानी नेचर में भी ऐसा बनाया हुआ है कि तुम्हारी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो जय जय श्री राम। तो उम्मीद है आपको दूसरा चरण समझ में आ गया होगा कि ब्रिक के कार्य का दूसरा जो भाग होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसको लिखिए, उसके बाद इसको हम लोग पूरा करते हैं। इसका तीसरा भाग जल्दी पढ़ते हैं। चलिए फाइनली हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। फाइनली हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर स्रवण, यानी कि ट्यूबुलर सेक्रेशन। कभी कभी होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि नालिकाओं की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब नालिकाओं से होकर गुजरता है उसका पुनर्वशोषण होता है, तो फिर आगे जब बढ़ता है तो कभी कभी यानी क्या होता है कि उस फिल्ट्रेशन से कुछ उत्सर्जी पदार्थ मिल जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसे ब्लैडर यूरिन कहा जाता है, ब्लैडर मूत्र कहा जाता है। वो आगे चलकर क्या होता है कि ब्लैडर में जाकर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस स्टेप में एक जगह फाइनली इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर इसे निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। तो चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड पे। ट्यूबुलर स्रवण यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन, कभी कभी नालिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नालिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। ब्रिक नालिका द्वारा होने वाले अवशोषित पदार्थ पुनः क्रिया दोहराते हैं। यानी होता क्या है कि जो हमारा फिल्ट्रेट आया हुआ है उसमें क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के हैं वो कोशिकाओं से निकलकर मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसे हम लोग
ब्लैडर यूरिन कहते हैं, ब्लैडर मूत्र कहते हैं। वो नालिकाओं से जाकर मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय पर जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ती है, समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पुनः जो हमारी क्रिया है ब्रिक द्वारा, किडनी द्वारा, जो ऊपर से नीचे तक 1 स्टेप, 2nd स्टेप एंड 3rd स्टेप, पुनः ये हमेशा चालू रहती है। ये हमेशा अपना कार्य करते रहती है, उत्सर्जी पदार्थों को एक जगह लाकर इकट्ठा करती है और समय समय पर वो बाहर निकलते जाते हैं। तो ये रहा, जब इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वी टॉक अबाउट ट्यूबुलर सेक्रेशन। समटाइम्स सम secretory substances is also secreted from the cells of the tubule and the mixed with the filtrate. Now the filtrate is called the bladder urine. This urine passes through the urinary canal and gets stored in the bladder, and it's expelled from time to time through the orifice of the urinary tract. Substances reabsorbed by the renal tubules repeat, यानी ये क्रिया हमेशा चलते रहती है, क्रिया चलते रहती है और यूरिन का निर्माण होते रहता है, उत्सर्जी पदार्थों का एक्सक्रियोटरी सब्सटेंसेजों का फॉर्मेशन होते रहता है और समय समय पर बाहर निकलते रहता है। तो ये रहा आपके फंक्शन ऑफ ब्रिक यानी ब्रिक के कार्य। उम्मीद है आप लोगों को तीनों चरण समझ में आ गए होंगे। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।